अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है बासिम? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अच्छा जी, अब हम वो शुरू करते हैं अपना मॉक वाला। मैं एक स्क्रीन ओपन कर लूँ। हाँ जी, ओपन हो रही है स्क्रीन। जी सर, हो रही है शो। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। ये पढ़ें 31st। Okay sir. Dash is a software application that pretends to be vulnerable server on the internet and is not set up on to the activity protect against break-ins. It acts as a decoy system that lures traps or जी hackers. जी, ये लूर्स का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ठीक है। जी और सर। डिकॉय सिस्टम का मतलब होता है जो कि एक तरह का फेक सिस्टम हो, डिको इसको हम बोलते हैं। और जी सर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? हनी पॉट्स होगा, क्योंकि जी बाकी सर। जो तीनों हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वो एक डिटेक्टिव कंट्रोल है, मालवेयर तो एक थ्रेट है, एंटीवायरस एक डिटेक्शन सिस्टम है। हनी पॉट्स जो है वो बेसिकली अगेन ये एक तरह का डिटेक्टिव कंट्रोल है, लेकिन इसका मकसद क्या है कि आप जो क्या कहना चाहिए लोगों के अटैक्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि आपको ये पता चल सके कि बल्कि ये सॉरी ये एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव कंट्रोल नहीं है। ताकि सबको ये पता जी चल सर। सके कि लोग जो हैं वो किस तरह से अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को आप यहाँ से डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, ये अच्छी डेफिनेशन है कि ये अपने आप को एज अ वल्नरेबल सर्वर जो है वो पोर्ट्रे करता है। तो एक होगा तो हनी पॉट होगा, और अगर ये मल्टीपल होंगे और आपस में कनेक्टेड होंगे तो फिर हनी नेट्स कहलाएंगे। जी, नेक्स्ट पढ़ें। Next है Dash is fire suppression system, releases pressurized halon gas that removes oxygen from the air, हम्म thus stirring the fire without damage equipment. ओके। ये होता ये है एंड कि मेरा टाइम। बेसिकली ये फिजिकल जी एक्सेस सर। कंट्रोल के अंदर आता है। इसमें होता बेसिकली ये है कि जब हम किसी भी ऑफिस वगैरह में आग लग जाए तो आग को ख़त्म करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में फायर सप्रेशन सिस्टम। उसमें जो सबसे बुनियादी सिस्टम होता है वो तो होते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। अच्छा, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसलिए वो अच्छा कंसीडर नहीं होता। अच्छा, दूसरे उसमें एक होता है उसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम दो तरह के होते हैं। होता ये है कि हमारे डेटा सेंटर में या नेटवर्क रूम के अंदर पानी की पाइप्स होती हैं। वो होता ये है कि जैसी आग लगती है तो स्मोक डिटेक्टर स्मोक को डिटेक्ट करता है और वो अलार्म रेज करता है, और उसके बाद एक सिग्नल जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम को,
वो क्या करता है कि अपना वॉल्व खोल देता है, उसमें से पानी जो है एक फव्वारे की तरह निकलता है, तो उसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। अच्छा, ये स्प्रिंकलर सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ड्राई पाइप होता है और एक फिल्ड पाइप होता है। ड्राई पाइप का मतलब है कि उसमें पानी नहीं होता, बाद में जब वो डिटेक्ट करता है तो पानी किसी वाटर टैंक से उसमें रिलीज किया जाता है। वेट पाइप ये होता है कि पानी उसमें भरा हुआ होता है। तो जो ड्राई पाइप है उसका, ये जो ड्राई पाइप का फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता पाइप वैसे ही फट जाए तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन जो वेट पाइप, उसका ये नुकसान है। बहरहाल ये हफीज़ सेंटर के अंदर जो भी लाहौर में आग लगी थी, उसका रीज़न यही था कि वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए हैं लेकिन चले ही नहीं वो। क्यों नहीं चले? क्योंकि उसमें मसला एक बहुत छोटा सा मसला था कि आग लगी, स्मोक डिटेक्टर ने भी काम किया, उसने फायर अलार्म रेज किए। उसके बाद हुआ ये कि स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी नहीं आया क्योंकि वहाँ ड्राई पाइप्स थी, ड्राई पाइप लगी हुई थी। लेकिन मसला स्प्रिंकलर का नहीं था, मसला ये था कि पीछे जो टैंकी का वॉल लगा हुआ था, टैंक का वॉल था, वो किसी मेंटेनेंस इशू था। तो जिस जो ऑपरेटर था उसने उसको क्या किया, मैनुअली बंद कर दिया ताकि पानी ना टपके। तो जब वो खुला, स्मोक डिटेक्टर ने स्मोक को डिटेक्ट किया तो वॉल भी नहीं खुला, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि अच्छा, दूसरी बात, अब ये स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी है, तो अब जो आजकल लेटेस्ट इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हेलन गैस। ये जो हेलन गैस होती है, ये करता है क्या है कि ये बेसिकली मोस्ट इफेक्टिव है। ये हवा में से ऑक्सीजन खींच लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन चूँकि फ्लेमेबल है, जब ऑक्सीजन आप निकाल लेंगे तो आग खुद ही ठंडी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे चलते हैं। जी। So, which of the following characteristics is not related to information quality? हाँ हाँ जी। Options भी बताओ। अब नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन सी होगा क्योंकि एक्यूरेसी तो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है, प्रिसीशन भी क्वालिटी है, कंप्लीटनेस भी क्वालिटी है, फॉर्मेट उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए ये सी इसका आंसर होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर एक सिर्फ सवाल है सर, जो ये अभी एमसीक्यू आपने बोला है, इसके अंदर एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन तो एक ही चीज़ नहीं आ जाएगी? दोबारा बोलो। सर ए बी सी डी के ऑप्शन के अंदर एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन जो है, नहीं आवाज़ आ रही मुझे तुम्हारी। सर जो एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन है ये एक ही चीज़ नहीं होगी? एक्यूरेसी है प्रिसिजन नहीं। सर देखें, एक्यूरेसी का मतलब उसी हिसाब से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लिखना, प्रिसिजन का मतलब प्रिसाइज लिखना, तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट तो एक ही चीज़ नहीं? नहीं, अच्छा, ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये कहना कि एक्यूरेसी और क्या कहना चाहिए, जो प्रिसीशन है, ये क्वालिटी नहीं, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है अगर बेस्ट। चलो हम थोड़ी देर के लिए ये इज्यूम कर लेते हैं कि दोनों एक ही है, फिर सर मेरा 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 जो क्वेश्चन ये है कि एक्यूरेसी एंड जैसा कुछ एमसीक्यूज के अंदर होता है कि अपने स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से लिखना होता है, क्योंकि फॉर्मेट भी तो आएगा ना सर जिस हिसाब से अपनी रिपोर्ट देनी है, तो फिर हमें एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन में नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर होगा? मेरी सिर्फ एक सवाल है सर। नहीं, नो। ओके ओके सर। ओके सर, हो गया सर आगे आप चलते हैं। चलो ओके। एक मिनट। अच्छा जी, अगला पढ़ें। So, question आ गया. Dash जी creates जी, पढ़ें and अगला। maintains consistent data processing methods and integrate database across multiple business functions. हाँ जी, ये कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि अब इसमें इंटीग्रेशन का मतलब आ गया, तो इंटीग्रेशन तो ईआरपी के अलावा कोई और करता नहीं है, जी तो सर. इसलिए एंटरप्राइज सिस्टम होगा। अच्छा, एंटरप्राइज सिस्टम का मतलब बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम है।
ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, अगला। In information security governance, dash oversee a policy of knowledge management and resource utilization. Is In information security governance, dash oversee a policy of knowledge management and resource पॉलिसी को गवर्न, जो पॉलिसी, जब बात आ जाती है पॉलिसी की, तो पॉलिसी को फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। yes, sir. ओके, हाँ, अगर ये आ जाता सिर्फ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग, तो फिर स्टीयरिंग कमेटी होता। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं होती, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में ही ये सब चीज़ आती हैं, स्टीयरिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्ट्रेटेजी कमेटी। आगे चलें। 36 In business continuity plan BCP, dash plan provides procedures for disseminating status reports to personnel and the public. Is इन बीसीपी प्लान प्रोवाइड्स प्रोसीजर्स, और डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है फैलाना, स्टेटस रिपोर्ट्स टू Okay. पर्सन एंड पब्लिक, तो लोगों तक किसी वाक़े के बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन फैलाना। क्राइसिस कम्युनिकेशन, साइबर इंसिडेंट रिस्पांस, ऑक्यूपेंट इमरजेंसी, डिजास्टर रिकवरी। ऑप्शन ए। that it's crisis, जी sir. 37 In e-commerce website development, dash language is commonly used to write common gateway interface scripts that are asked to extend the functionality of web server application software is. अच्छा, अब इसमें मैं बताता हूँ, कोबोल बहुत आउटडेटेड है। कोबोल लैंग्वेज जो है उसको कहते थे कॉमन ऑब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो कोबोल ऑब्सोलीट लैंग्वेज हो गई है। ये बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये तो हो नहीं सकती है। जिस वक्त ये थी उस वक्त वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, प्रोलॉग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लैंग्वेज है। एक और लैंग्वेज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं लिस्प। लेकिन चूंकि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए ये ऑप्शन 4 पे खत्म हो गया। अच्छा, अब जो पहला ऑप्शन है, चूंकि आम ख्याल ये होता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML इस्तेमाल होती है, लेकिन HTML लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड टू राइट कॉमन गेटवे इंटरफेस है। अब बात ये हो रही है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज है, उन्होंने कहा है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कॉमन गेटवे इंटरफेस के स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है? ये बेसिकली जो हमारा वेब सर्वर होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। उसके लिए जो सबसे अच्छी लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट है। वीबी भी पुरानी हो गई है, वीबी से बनता है विजुअल बेसिक। तो 37 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हाँ, अगर होता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए तो आप कहते हैं HTML, लेकिन अभी बात चूंकि हो रही है कि सर HTML, लेकिन जी अगर जी, ये VB भी ओल्ड हो चुका है तो ये ऑप्शन फिर इन्होंने गलत नहीं आंसर दिया हुआ, फिर नहीं ये आना ही नहीं चाहिए। नहीं, वीबी ओल्ड हो चुकी है, लेकिन ये नहीं है कि वो आर्काइव हो गई। अच्छा, ओल्ड और आर्काइव में फ़र्क है। एक चीज़ पुरानी हो गई और अब इस्तेमाल में नहीं है, वो तो आर्काइव है। एक चीज़ जो पुरानी है लेकिन यूज़ हो रही है, वो आर्काइव नहीं है। तो कोबोल आर्काइव है, वीबी ओल्ड है। ये हो गया। आगे चलें। For mission critical system like stock exchange, online system with a low tolerance to interruption and a high cost of recovery, which बस of the यहाँ तो following पढ़ने की is? आगे ज़रूरत ही नहीं। जब ये आ गया ना मिशन क्रिटिकल, तो फिर तो जी सर। आंखें बंद करके मिरर साइड है, ए, हाँ सिंपल। जी सर। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछते रहना सवाल। ओके, आगे चलो। क्वेश्चन, हाँ जी। dash server is used by network computer clients to obtain internet protocol IP addresses and other parameters such as default gateway, subnet mask and IP of DNS automatically. ओके, अब बहुत आसान है। देखो, दूसरा तो प्रोटोकॉल है ही नहीं, नाम से पता लग रहा है डोमेन नेम सर्वर। इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल, इट्स अ नेम ऑफ द सर्वर। ये तो हो ही नहीं सकता। आ गया जो 3, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ये तो है ही गलत, ये भी नहीं जी। क्योंकि ट्रिपल ए मैंने बताया था
ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी है, तो ये भी गलत हो गया। अब रह गया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब चौथा कौन सा रह गया, ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये बात याद रखो कि DHCP का काम बेसिकली क्या है कि जब हम एक लैन बनाते हैं तो उसमें किसी भी मशीन को IP एड्रेस असाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप खुद मैन्युअली दे दें, और दूसरा ये होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल के थ्रू डायनेमिकली करा दें। तो वो प्रोटोकॉल जो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है उसको हम कहते हैं DHCP। तो DHCP प्रोटोकॉल है जो किसी नेटवर्क के ऊपर मशीन्स को ऑटोमेटिकली IP असाइन कर सकता है। तो ये है DHCP। आगे चलो। Shield is used against dash caused by electrical storm or noisy electrical equipments. This interface may cause computer system to hang or crash as well as damages similar to those caused by sags, spikes, and surges. अच्छा बस एक मिनट। अब जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात आएगी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नॉइस की बात आएगी, हमेशा आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI कहते ही इसको हैं। स्पाइक्स कोई चीज़ नहीं होती, कभी तारों में पानी नहीं आएगा, आग नहीं आएगी, आग आई तो ख़त्म ही हो जाएगी। नॉइस जो है वो हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो इंटरफेरेंस। तो EMI इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। आगे चलो। The 41। dash is the audit risk that a material error exists which will not be prevented or detected on a timely basis by the system of internal controls. ऑप्शन कंट्रोल डैश इज ऑर्डर दैट मटेरियल एग्जिस्ट व्हिच विल नॉट बी प्रिवेंटेड। ये तो चूंकि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो रिस्क है कि जबकि जिसमें जान पड़ जाती है अगर जिसको टाइमली मैनर में प्रिवेंट या डिटेक्ट ना किया जाए। इसका मतलब है कि ये किसकी कमजोरी है, इंटरनल कंट्रोल की। तो कंट्रोल रिस्क है। Control. बिजनेस रिस्क कोई चीज़ नहीं होती, डिटेक्शन रिस्क भी कोई चीज़ नहीं होती। इनहेरेंट रिस्क होता है, ये कंट्रोल रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क मैंने बताया था कि कुछ एक्टिविटीज़ की नेचर ही कम्प्लेक्स होती है, तो यहाँ तो ये बात हो ही नहीं रही। तो किसी भी कंट्रोल के गैर फाल होने से जो खतरा पैदा हो जाए वो कंट्रोल रिस्क कहलाता है। आगे चलो। A project team with participation by technical support staff and key users should be created to write a request for proposal, content, or invitation to tender, which cannot include प्रोजेक्ट टीम विद पार्टिसिपेशन बाय टेक्निकल शुड बी क्रिएटेड टू राइट। कौन बताएगा ये, जरा मैं भी पढ़ लूँ। एक मिनट। नो आप नहीं, कोई और बताए। A project team with participation by technical support staff and key users should be created to write a RFP invitation which cannot include। अच्छा, उसमें include नहीं हो सकता। प्रोडक्ट वर्सेस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्राइटेरिया हो सकता है, वेंडर सपोर्ट हो सकता है, BCP का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यस, BIA ऑप्शन डी। business impact analysis. क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं उस वक्त उसका BIA नहीं करेंगे आप। आगे चलें। 43। An IS auditor is performing audit for infrastructure and operations of a company. Which of the following area is not related to operating system review? ओके, ये कौन बताएगा? ऑडिटर हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट कर रहे हैं, ऑपरेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होंगे तो आप उसके अगेंस्ट ऑडिट करेंगे। ओके, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं कि नॉट रिलेटेड, तो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन तो रिलेटेड है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ये भी रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ गई। फिजिकल स्कीमा ये बेसिकली रिलेटेड होता है डेटाबेस के डिजाइन से। और सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल स्कीम, पहले दो तो रिलेटेड हैं। फिजिकल स्कीमा रिलेटेड है डेटाबेस डिजाइन से, और सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जब कोई हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें हम दो तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करता है। तो ऑपरेशंस में तो ये होता है कि आपने एक चीज़ सिलेक्ट करनी है या दूसरी चीज़ सिलेक्ट करनी है, उसका कोई क्राइटेरिया होगा, तो ये तो लाजमी है।
ठीक है ना, सर बट फिजिकल वाला मीन्स नहीं आएगा। तो फिजिकल स्कीमा सबसे कम रेलिवेंट है। तो सर जो ऑपरेटिंग सिलेक्शन प्रोसेस है ये कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है ना कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से हम एक को कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यू, हम चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यू ही कर रहे हैं, तो जी सर। सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो इम्पोर्टेंट हो जाएगी खुद ब खुद। अब यहाँ किसी का कोई सवाल, तो ऑप्शन सी जो है इट्स नॉट द राइट ऑप्शन। हाँ, सर ये क्योंकि ये फिजिकल फिजिकल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा एंड जो तीसरा एक मुझे अभी लॉजिकल याद नहीं आ स्कीमा रहा दो ही ये होते क्या। हैं, दो ही होते हैं, दो होते हैं, तीसरा नहीं होता। फिजिकल स्कीमा होता है या कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल स्कीमा को लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं। और चूंकि वो डेटाबेस से रिलेटेड है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यू, तो ये चीज चूंकि डेटाबेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है नहीं, इसलिए दिस इज नॉट द रिलेटेड ऑप्शन। सर ये बता दें एक दफा, फिजिकल स्कीमा एंड कंसेप्चुअल स्कीमा। ओके, कंसेप्चुअल स्कीमा ये होता है कि जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम उसका एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। और डिजाइन का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपको याद हो कि डेटाबेस के मैंने बताया था 3 मॉडल्स होते हैं, हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है और रिलेशनल मॉडल। तो जब भी हम कोई जी डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, टेबल्स का। तो हम टेबल्स की तरह की टेबल्स की टर्मिनोलॉजी में सोचते हैं। ये होता है फिजिकल स्कीमा, सॉरी लॉजिकल स्कीमा। लेकिन जब हमारा टेबल, जब हम टेबल क्रिएट कर देते हैं, तो जब वो डाटा एक्चुअली कहाँ सेव हो रहा है, डेटाबेस में। और डेटाबेस एक्चुअली कहाँ सेव हो रहा है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में। तो जरा सोच के मुझे ये बताओ कि हमने डाटा तो टेबल में सेव किया और टेबल डेटाबेस में सेव है, लेकिन डेटाबेस जब कंप्यूटर की स्टोरेज हार्ड ड्राइव पे तो सेव होगा तो वहां तो कोई टेबल्स ही नहीं है। इसका मतलब है कि डाटा की जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बिट्स एंड पीस में है, वो तो टेबल्स की शक्ल में नहीं है। तो डाटा के दो डाटा की दो किस्म के व्यू होते हैं, एक वो जो हम सोचते हैं और एक वो जो कंप्यूटर सोचता है। तो जिस तरह हम डाटा को देखते हैं वो कहलाता है कंसेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू, और जिस तरह कंप्यूटर डाटा को लेता है या ट्रीट करता है या ऑर्गेनाइज करता है उसको कहते हैं फिजिकल व्यू। सर ये जो फिजिकल व्यू है इसको इंटरनल स्कीमा कहते हैं। हाँ, इसको कह सकते हैं, इसको इंटरनल कह सकते हैं। yes। सर ये बुक में एक और तीसरा लिखा हुआ है, एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल को जो है वो कंसेप्चुअल स्कीम, एक्सटर्नल का मतलब है जो कि कंप्यूटर से बाहर है, वही लॉजिकल है। दो ही है, एक्सटर्नल को लॉजिकल भी कहते हैं, कंसेप्चुअल भी कहते हैं, इंटरनल को फिजिकल भी कहेंगे। तो दो ही है, तीसरा कोई नहीं। सर सर ये स्कीमा बेसिकली ये मेटा डाटा की टाइप्स है ना। नहीं, स्कीमा इज बेसिकली द डिजाइन और मेटा डाटा इज द इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिजाइन, so they are related, but metadata is not design. Schema is the design, but the information about the design is the metadata, and it is actually in the form of data dictionary. सर यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं बुक में, बोलो। कंसेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा एंड इंटरनल स्कीमा। कंसेप्चुअल पढ़ो। सर आगे उसकी नहीं दी हुई, डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। एक्सटर्नल पढ़ो। सर किसी में बस नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटाडाटा, conceptual schema metadata, external schema metadata and internal schema metadata. Conceptual schema metadata, external schema metadata and internal schema metadata. अच्छा, अब इससे क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई। जी सर। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ ये क्या सोच के इसने लिखा होगा। अगर आपको पेपर में सवाल आए कि डाटा के कितने व्यूज हैं, व्यू तो दो ही हैं, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल को कंसेप्चुअल कहेंगे और फिजिकल को फिजिकली कहेंगे। अब बात है इंटरनल, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल वो है जो कि पेपर पे डिजाइन, ठीक है। जी सर। एक्सटर्नल वो है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इंटरनल वो है जो कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे। तो इंटरनल तो हो गया फिजिकल। इन्होंने जो हमारे केस में जो लॉजिकल है इसको इन्होंने फर्दर दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक इन्होंने कहा कंसेप्चुअल जो कि पेपर पे है,
जो हमारे ERD है, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल जो कि हमें स्क्रीन पे नजर आता है टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो ये कह सकते हैं, लेकिन दो ही स्कीमास होते हैं। अब चूंकि इसने डेफिनेशन दी हुई तो हम कैसे ओपिनियन गैस करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये डिवीजन होगी, इसके अलावा देयर इज नो पॉसिबिलिटी एज पर माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ओके सर, थैंक यू। आगे चलो 44। अच्छा, ये बाकी लोग भी कुछ जवाब दें, समझ आ रही है बाकी लोगों को? मैं तेज तो नहीं हूँ? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। ओके, पढ़ो सर। एक मिनट एक मिनट। जुमन मौजूद नहीं है। अच्छा चलो पढ़ो रायन। Dash is a subset of larger data warehouse devoted to a particular business function or department. Data mining, data mart, aggregation, slicing, and dicing. एक सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या मैंने वो खुद देख लूँ। हाँ पढ़ो जरा दोबारा, सॉरी। Dash is a subset of larger data warehouse devoted to a particular business function or departments. Data mining, data mart, इट्स एन इम्पोर्टेंट aggregation. क्वेश्चन, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेटा वेयर हाउस जो है, अच्छा, डेटा वेयर हाउस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बता दूं कि एक हमारा अमूमन ये अब जो मैं बात करने लगा हूं ना, उसको थोड़ा सा गौर से सुनो। ये माइक बंद कर दो अपना तुम लोग। अच्छा, जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस में, जिस डेटाबेस में जब हम ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस डेटाबेस को हम कहते हैं, या उस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, अब वो डेटाबेस जो कि ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, अगर ये मैं प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दे रहा हूँ, अगर वही डेटाबेस मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो, मैंने कहा वो डेटाबेस जो कि ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अगर वही डेटाबेस मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो, तो या तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हर्ट होगी या रिपोर्टिंग हर्ट होगी। तो अमूमन प्रोसेसिंग चूंकि चलती रहती है, रिपोर्टिंग फिर हर्ट हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए एक अलग डेटाबेस बनाते हैं, जिसमें हम डाटा का एनालिसिस भी करते हैं और डाटा की विजुअलाइजेशन भी करते हैं। उसको बेसिकली हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा वेयर हाउस। अब डाटा वेयर हाउस चूंकि ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, तो हम हर डाटा वेयर हाउस के फर्दर सब सेक्शन बना देते हैं, जो कि डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। तो आप यूँ सपोज कर लें कि बड़े डाटा वेयर हाउस में से छोटे छोटे डाटा वेयर हाउस डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग के लिए जो हम निकाल लेते हैं, उन स्मॉलर सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस को कहते हैं डाटा मार्ट। डाटा मार्ट, ठीक है। तो डाटा मार्ट जो है वो डाटा वेयर हाउस का एक छोटा सा पार्ट होता है, जो कि स्पेसिफिक टू डिपार्टमेंट होता है। और उसमें से डाटा निकालने के लिए, हिडन पैटर्न्स निकालने के लिए जो तरकीब इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं डाटा माइनिंग। और डाटा माइनिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम स्लाइसिंग करते हैं और डाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है जिस तरह आप एक फल काटते हैं, पहले उसके स्लाइस करते हैं, फिर उसको डाइस करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है डाटा एक्यूमुलेट करना। तो डाटा वेयर हाउस बनाते वक्त एग्रीगेशन होती है, लेकिन डाटा वेयर हाउस बनाने के बाद हम उसके स्लाइसिंग और डाइसिंग करते हैं। तो स्लाइसिंग या डाइसिंग करना एक प्रोसेस है, डाटा माइनिंग भी एक प्रोसेस है, और डाटा मार्ट एक सबसेट है डाटा वेयर हाउस का। जी नहीं, अगला पढ़े 45। Dash test substantiates the integrity of actual processing. It provides evidence of the validity and integrity of the balances in the financial statement is
हाँ, ये तो मैंने बता दिया था कि जब हम एक्चुअल प्रोसेसिंग की टेस्टिंग में चले जाएं तो हम उस टेस्टिंग को क्या कहते हैं, सबस्टांसिव टेस्टिंग कहते हैं। तो ऑडिट में 2 ही टेस्टिंग होती है, तो कंप्लायंस टेस्ट होता है या सबस्टांसिव टेस्ट होता है, बाकी 2 तो होते ही नहीं। अच्छा, कंप्लायंस टेस्ट कब, अगर कंप्लायंस टेस्ट फेल हो जाए तो हम सबस्टांसिव की तरफ जाते हैं। और कंप्लायंस टेस्ट कब फेल होता है, जब हमें कोई सेटिस्फैक्टरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना दे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस प्रोसेस की इंटरनल इंटेग्रिटी को एवेल्युएट करते हैं। दिस इज सबस्टांसिव टेस्टिंग। आगे चलो। 46. हम्म, Sourcing practices performed by a mix of the organizations and vendors staff can include joint venture or supplement staff. सर ये आपको ही क्लियर करना पड़ेगा, ये dash मुझे भी क्लियर sourcing नहीं। practices perform a mix, ये तो खुद ही बता रहा है, परफॉर्म अ मिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेंडर स्टाफ, कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं और वेंडर के स्टाफ भी हैं। तो ना तो ये टोटली इनसोर्स है ना टोटली आउटसोर्स है। इनसोर्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही बंदे कर रहे हैं, आउटसोर्स का मतलब होता है जी, टोटली काम हमने किसी को थर्ड दे दिया है। पार्टी। हाइब्रिड का मतलब होता है कि अपने लोग भी हैं और दूसरों के बंदे भी हैं। तो ये क्योंकि ये मिक्स है तो ये हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड में भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है हाइब्रिड जहाँ आपकी प्रेमिसेस में वहीं काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी ही प्रेमिसेस पे काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑन शोर। लेकिन अगर वो आपकी प्रीमिसेस से हटके किसी और प्रीमिसेस में, चाहे किसी और मुल्क में, उसको कहते हैं ऑफ शोर। ऑन प्रीमिसेस, ऑफ शोर। ऑफ शोर का, ऑन प्रीमिसेस का मतलब ऑन कैंपस, और कैंपस से हट का मतलब ऑफ शोर। 47 कर पढ़ो। In traditional system development, life cycle approach phase use the design specifications to begin programming and formalizing supporting operational process of the system is डेवलपमेंट, जब डिजाइन के बाद प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ये तो कॉमन है। आगे चलो। टेस्टिंग डेवलपमेंट on, के बाद होगी, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट से पहले होती है, और कॉन्फ़िगरेशन हमेशा डिप्लॉयमेंट में होती है टेस्टिंग के बाद। 48। on dash layer error detection is is accomplished through the use of cyclic redundancy check CRC that is calculated for and then added to each frame of data. 40. 48 लेयर डिटेक्शन ऑन डैश लेयर। ये मैंने आपको ओएसआई लेयर बताई थी ना, कौन सी लेयर पे डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन होती है? नेटवर्क लेयर पे तो नहीं होती, नेटवर्क लेयर पे तो राउटिंग होती है, तो फिजिकल लेयर पे भी नहीं होती, प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है या डाटा लिंक लेयर Data पे पे होगी। होती है। ठीक है, अब जी सर। इसमें से दोनों ये बड़े क्लोज क्वेश्चन हो गए। एक मिनट। यूज ऑफ साइक्लिक, हाँ, जहाँ लफ्ज फ्रेम आ गया तो फ्रेम का मतलब ये है कि ये डाटा लिंक लेयर की बात होगी। ठीक है, तो एरर चेकिंग डाटा लिंक लेयर के ऊपर होती है। हाँ, अगर यहीं पे लगाता फॉर्मेट कन्वर्जन तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। 49 पढ़ो। Dash testing is primarily test in SDLC that focus on specific and predetermined aspects of a system. It provides limited evolution of the system. फंक्शनल टेस्ट तो होती नहीं ये चीज। पैरेलल टेस्ट का मतलब होता है कि जब यूज हो रहा है तो वो उसको आप साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं। व्हाइट बॉक्स में तो सोर्स कोड टेस्ट हो रहा था, तो व्हाइट बॉक्स तो बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन टेस्टिंग एवेल्यूशन होती है। फंक्शनल टेस्टिंग ये है नहीं, ये पायलट टेस्टिंग कहलाएगी, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। 50 पे चलो। Dash is a senior level corporate official responsible for articulating and enforcing the policies that companies use to protect their information assets. पॉइंट ऑफ ये इसका आंसर ए है। आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है बयान करना, तो इंफॉर्मेशन पॉलिसी को बयान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सीजो की होती है। सीजो कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये नंबर सी जो है ये तो कुछ नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। सीटीओ होता है जो कि टेक्निकल चीजों को डिस्कस कर रहा होता है। तो सीजो जो है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसका काम पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी डिसमिनेशन है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सर एक मिनट, आपने अभी ये सीपीओ किस उसमें एस्पेक्ट में बोल रहे हैं, आपके ये नहीं है
मतलब ये ये गलत एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये? चीफ प्राइवेसी ठीक, ऑफिसर होता है, लेकिन यूजर चीफ प्राइवेसी ऑफिसर कुछ नहीं होता। ओके हो गया। लेकिन ये भी बहुत कम होता है, अमूमन नहीं होता ये। हाँ, ये बड़े सेटअप में होता है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जहाँ सोशल मीडिया ना, वहाँ प्राइवेसी हो सकती है, लेकिन बाकी सेटअप में इसकी जरूरत नहीं होती। जहाँ भी क्लाइंट इन्वॉल्व होगा ना, वहाँ पे ये फिर इसकी जरूरत पड़ती है। सीपीओ की। हाँ जी, लेकिन CISO इज द चीफ हेड। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। 51 है, select appropriate type of relationship in given RED entity हाँ, relationship ये तो diagram। 1 to 1 है, इधर भी 1 जी, है, वन GM to वन वन। और अगर ये ग्रेटर देन का साइन हो जाता तो 1 to many था, और अगर गोल आ जाता तो फिर वो 0 to many हो जाता। तो ये जो 1 लाइन होती है, इसका मतलब होता है 1, और ग्रेटर देन का साइन होता है तो उसका मतलब होता है many। और दोनों तरफ अगर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का साइन होता है तो उसको कहते हैं many to many। 52। in database dash is used to eliminate redundancies or duplication in records is। वैसे तो रिडंडेंसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, और रिडंडेंसी को डाटा डुप्लीकेशन कहते हैं। उसके लिए नॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल होती है, बाकी और कुछ इस्तेमाल नहीं होता। आगे चलो, 53। dash is framework is established to issue, maintain and revoke public key certificates by a trusted party। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कल नहीं बता सका कि मैंने आपको बताया था ना कि एसिमेट्रिक की के अंदर पब्लिक की प्राइवेट की होती है। तो मैंने कल ये, खैर मैं बताना भूल गया, कि जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो इंक्रिप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि की जो शेयरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो फिर दुनिया ने ये किया कि दुनिया ने की शेयरिंग के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका काम क्या है कि दो लोगों के दरमियान पब्लिक की को इशू करना, रिवोक कहते हैं वापस लेना, और उसको मेंटेन करना। तो ये सबसे मशहूर इंफ्रास्ट्रक्चर है PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। आगे चलो, 54। in disaster recovery methods dash सर ये level डिजिटल is used। एनवेलप होता है? क्या कह रहे हो? ये जो प्रीवियस MCQ था उसमें डिजिटल एनवेलप है एक ऑप्शंस में, वो होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ये भी बता देता हूँ। डिजिटल एनवेलप क्या होता है? कल तुम लोगों को एक बात याद है कि मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि डिजिटल 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 सिग्नेचर जो है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक एडवांस लेवल है। जी और सर। मैंने ये कहा था कि उसमें, अगर किसी को याद हो, मैंने कहा था कि उसमें पहले क्या करते हैं कि आप अपनी प्राइवेट की से डाटा को साइन करते हैं, और फिर उसके ऊपर हैशिंग कैलकुलेट करते हैं, और दोनों चीज़ें भेज देते हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा। अब इसको भी मजीद सिक्योर बनाने के लिए क्या करते हैं? होता ये है कि मैंने, अब मैं शुरू से बताता हूँ। मैंने आपसे डाटा भेजना है, ठीक है, आपको डाटा भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 कीज जनरेट करूंगा। एक की अपने पास रखूंगा, उसको क्या बोलूंगा? प्राइवेट की। प्राइवेट की। दूसरी की कौन सी कहलाएगी? पब्लिक की। वो किसको दूंगा? जो रिसीवर होगा। रिसीवर होगा, एक्सीलेंट। आजकल पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? अभी बताया, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सीलेंट, PKI। ओके, अच्छा। अब की को बगैर इंक्रिप्शन के भेज देंगे तो खतरा तो है, भले PKI के थ्रू भेजें। जी सर। अब अगर हम की शेयरिंग करते वक्त की को भी इंक्रिप्ट करके भेज दें, सर वो डिजिटल एनवेलप हो जाएगा। वो डिजिटल एनवेलप हो जाएगा। मतलब डिजिटल सिग्नेचर के अंदर एक एडिशनल चीज ले आए कि जिस की से डिक्रिप्शन होनी है उस की को भी इंक्रिप्ट करके शेयर करें, तो ये डिजिटल एनवेलप। एक की को भी लिफाफे में बंद करके भेजें, ये है डिजिटल एनवेलप। और एक और इजाफी बात बताता चलो, जी। जो की डिजिटल सिग्नेचर में इस्तेमाल हुई है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए
हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं ताकि डिक्रिप्शन फास्ट हो। तो इसका मतलब हो गया कि जब दोनों इंक्रिप्शन यूज हो तो फिर वो डिजिटल एनवेलप होता है। खैर ये आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखें कि डिजिटल सिग्नेचर में डिक्रिप्शन की जो की है उसको भेजने से पहले अगर उस की को भी इंक्रिप्ट करके भेजा जाए तो फिर ये डिजिटल एनवेलप कहलाएगा। ओके सर। आगे चलो। So in disaster recovery methods, dash level is used for redundancy and mirroring of same बस खत्म हो network. गई बात। रेड 1 हो गया, मिररिंग इज रेड 1, ये मैंने पहले बताया था जी ना। सर जी। आगे चलो 55। In Dash project can be represented as a network where activities are shown as branches connected at node immediately preceding and immediately following activities. ये तो बड़ा अच्छा, सी तो हो नहीं सकता, सी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल ही नहीं है। बाकी रह गए ए बी और डी। प्रोजेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नेटवर्क। गैंट चार्ट में नेटवर्क नहीं होता, सीपीएम में होता है या पर्ट में होता है। वेयर एक्टिविटीज आर शोन एज ब्रांच कनेक्टेड टू नोड इमीडिएटली प्रीसीडिंग एंड इमीडिएटली फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये होगा सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथोडोलॉजी। ठीक है, इट्स अ क्रिटिकल पाथ मेथोडोलॉजी। ये याद रखो कि किसी भी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट या उसके स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करने के तीन ही बेहतरीन तरीके हैं, सीपीएम, पर्ट या बार चार्ट, सॉरी गैंट चार्ट। तो बार चार्ट तो कोई चीज नहीं है, गैंट चार्ट में ट्री नहीं होता, गैंट चार्ट में तो बार्स होती हैं, और सीपीएम में ट्री होता है और पर्ट में भी ट्री होता है। लेकिन पर्ट में मैंने आपको बताया था कि उसमें तीन किस्म की असेसमेंट होती है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। तो भारत ये सीपीएम है। 56 Which of अभी the बताया है, following एआई की लैंग्वेज कौन सी है, अभी बताया था लिस्प एंड sir प्रोलॉग, है ना, बताया था ना भी, लिस्प एंड प्रोलॉग एआई जी जी लैंग्वेज है। और ये किसके लिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वीबी स्क्रिप्ट किसके लिए था, आपने बोला था ये ओल्ड हो गया काफी, ये ओल्ड हो लेकिन गया है, आजकल लेकिन इसका ऊपर सवाल में किस पर्पस के लिए यूज हुई थी वीबी स्क्रिप्ट, सीजीआई। हाँ जवाब, जी सर, यही बताने लगा था सीजीआई के लिए। पीजीआई स्टैंड फॉर सर ग्राफिक कॉमन गेटवे इंटरफेस याद है। इंटरफेस, कॉमन ग्राफिक गेटवे। इंटरफेस, अच्छा ठीक है कॉमन सर। गेटवे इंटरफेस क्या होता है, सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए जो चीज की जाती है उसको कहते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। जी सर। ओके 57 पढ़ो। a dash view of data expresses the way the user or the अभी programmer बताया thinks कौन about सा है, यूजर जिस तरह से डाटा को देखता है उसको कौन सा व्यू कहेंगे, लॉजिकल। फिजिकल होगा नहीं, ओपन क्लोज होता है कुछ नहीं, या तो दो ही होते हैं, लॉजिकल या फिजिकल। logical जी अगर यहाँ पे यूजर की जगह मशीन होता तो हम क्या कहते हैं, फिजिकल। ओके अगला पढ़ो। dash attack is launched by an intruder using many of the इंट्रूडर, password sorry intruder इंट्रूडर, using many of the password cracking tools available at little or no cost on encrypted password, and it attempts to gain unauthorized access to an organization's network or host-based system. ये तो मैंने भी कल बताया था कि अटैक इज लॉन्च बाय इंट्रूडर यूजिंग मेनी ऑफ द पासवर्ड। ठीक है ना, जब आप बहुत सारे पासवर्ड कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रूट ब्रूट फोर्स फोर्स। टैग। इन चारों में ये क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस। अच्छा, ये डॉस दो किस्म का होता है, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डिनाइल ऑफ सर्विस है। जब ओ छोटा हो, डॉस में ओ छोटा हो तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस है, अगर वो बड़ा हो तो वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बात, बॉटनेट कोई अटैक नहीं है। बॉटनेट्स क्या होते हैं, बॉटनेट उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे इंटरनेट पे कुछ काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक मोबाइल खरीदना है और मैं एक सॉफ्टवेयर लिखूँ और उसको कहूँ कि तुम तमाम वेबसाइट्स पे जाओ और ये देखो कि
कौन सी वेबसाइट के ऊपर ये वाला मोबाइल सबसे कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरे बिहाफ पे जाके ये काम करे उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटनेट। इस वजह से आपने देखा हो कि वेबसाइट्स के ऊपर कैप्चा लगाया जाता है ताकि ये बॉटनेट की प्रेजेंस को रोका जाए, क्योंकि बॉटनेट की आंखें तो होती नहीं, तो वो कैप्चा को नहीं पढ़ सकता। और अगर हम कैप्चा उसको बॉटनेट को अलाउ कर दें तो उससे नुकसान क्या होगा कि वेबसाइट के ऊपर बॉटनेट ही बॉटनेट होंगे और जो ओरिजिनल कस्टमर्स हैं उनको किसी भी तरीके से हम हो सकता है कि सर्विसेज ना दे सकें। इसीलिए कैप्चा आता है, नाम सुना ना कैप्चा, वो जो कहता है कि जी आप ये बताएं कि कौन से जहाँ पे सिग्नल्स वाले निशान हैं वो रोड सेलेक्ट करें। तो सर ये वो इसलिए वेबसाइट्स के ऊपर कैप्चा लगाया जाता है ताकि बॉटनेट की ट्रैफिक को रोका जा सके। सर जो बूटेड और ट्रैफिक बॉटनेट होता क्या है वो होते हैं, बॉटनेट वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को गैदर करके लाते हैं। जी अब बताएं। सर जो बूटेड ट्रैफिक भेजा जाता है वो बूटनेट के थ्रू भेजा जाता है। आवाज नहीं आई। सर जो बूटेड ट्रैफिक सर भेजा जाता है, बॉटनेट, हाँ सर हाँ इसका थ्रू हाँ, भेजा जाता है। वो कई दफा कहते हैं कैप्चा जो आ जाता है कि बूटेड ट्रैफिक तो नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ये पूछ। ओके, ऑप्शन नंबर, चलो अगला पढ़ें। Which one of the following is the best preventive measure? पढ़ो सर। Which one हाँ of हाँ, the पढ़ें following पढ़ें। is the best preventive measure for reducing the risk of an IT system associated with possible natural disaster? Natural disaster. कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, आइडेंटिफाई नेचुरल थ्रेट्स। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रिवेंट नहीं कर सकता। ऑप्शन बी बैकअप करेक्टिव कंट्रोल है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऐसी अगर आपको पता है कि किसी जगह बहुत, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अब आप वॉल्केनिक इरप्शन को तो नहीं रोक सकते, बेहतर क्या है आप पूरी जगह चेंज कर लें। आगे चलो, ऑप्शन 60 Dash पढ़ो। audit includes specific test of controls to demonstrate adherence to specific regulatory or industry standards. Or हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? 60. अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? नहीं, इंफॉर्मेशन हम सिस्टम सब्जेक्ट सर। कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ, तो इसमें क्या आएगा, बी आएगा या सी आएगा? सर सी आएगा। नो सर। क्यों? सर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ हमने बी आएगा? जी सर। बी आएगा या ए तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, अब बी है या सी है? सर सी लग रहा है, सी सर ही या है। तो compliance ही इंफॉर्मेशन आएगा। सिस्टम ऑडिट है या कंप्लायंस ऑडिट है। Exactly, this is not information system audit. Controls Compliance different. audit is a subset of information audit. और यहाँ पे ये बात हो रही है एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब होता है मुताबिकत, फॉलोअर कितना अच्छा फॉलो कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक रेगुलेटरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो कंप्लायंस ऑडिट है। अच्छा, आईटी के अंदर ये हमारे यहाँ बेस्ट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड कौन से हैं जिनके अगेंस्ट ऑडिट हो सकता है? ऑडिटेबल स्टैंडर्ड कौन सा है? सर क्वालिटी आईटी का का। या अच्छा आईटी का क्वालिटी। और सीएमएमआई। अब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो मैं वही पूछूंगा। ओके गुड, लेकिन सीएमएमआई जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैच्योरिटी का मॉडल है। ओके, लेकिन आंसर ठीक है फिर भी। इसके अलावा सर और कौन सा कॉबिट है? भी हो सकता है, कॉबिट जी 5 भी अब्दुल्ला, हो सकता कॉबिट 5 भी हो सकता है। एक्सीलेंट, गुड। जी मुबशिर, ये जवाब है मुबशिर है? है। सर जवाब। अच्छा मुबशिर बताओ। मलिक अब्दुल्ला बताएं। सर वो ISO 27001 था 2013
जो यूके में यूज ओके होता है ज्यादा ISO 27001। देन आपने एक गुड। ISMS ये बताया। कौन ISMS हुई है ना 27001? गुड। ये मलिक और एक अब्दुल्ला है। Orbit 5000। यस सर। ऑर्बिट 5 भी हो गया। गुड गुड एक्सीलेंट गुड। चलो शुक्र है। यार ये कल हैदराबाद से कौन था? मुबशिर थे या मलिक अब्दुल्ला थे? सर सर मुबशिर थे। ओह मुबशिर सर। अच्छा जी गुड यार, खुशी हुई जवाब सुन के मुझे। 61 Dash provides पढ़ो यानी top जल्दी। manage. जी sir, Dash provides top management with internal and competitive information through user-friendly interface that can be used with almost no computer-related knowledge. हाँ बताओ क्या जवाब है? मैं तो बड़ा आसान है। डेल्टा। इसका B है, sorry. डेल्टा? BIS. डेल्टा तो कोई चीज ही नहीं होती। डी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ए हो सकता है, बी सी ये Sorry, ठीक B. ऑप्शन है, लेकिन ए बिल्कुल हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी इज द राइट आंसर। टॉप मैनेजमेंट है यार, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन Executive. सिस्टम। हाँ. सर कोलैबोरेशन सिस्टम 62 भी होता है वैसे, मैंने फिलिप की कोलैबोरेशन लॉर्डिंग सिस्टम होता है, में पढ़ा था। लेकिन वो टॉप मैनेजमेंट के लिए थोड़ी होगा। जी सर ये ठीक है। मतलब कोलैबोरेशन सिस्टम तो कोलैबोरेशन के लिए है ना, वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ी हो रहा है, वो तो जी सर। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, और वो भी स्टेक होल्डर्स के दरमियान। ये टॉप मैनेजमेंट के लिए है, और वो फिर वहां पे ये इस्तेमाल होगा। आगे पढ़ो 62। Dash are designed to dynamically connect remote devices such as cell phone, laptop, etc. सर वाइड एरिया नेटवर्क्स। पर नो, नो। बी का डाउट हो रहा है सर. वायरलेस लोकल ओके ये एरिया. तुम लोग को पता। ओके मैं ये बता देता हूँ। इसमें बेसिकली जब हम क्या कहना चाहिए, ये लफ्ज आया है ना, ये बेसिकली है क्या, इसमें तीन बातें, डायनेमिकली जब चाहें, और रिमोट डिवाइसेस। तो इसका मतलब ये होता है कि डायनेमिकली और रिमोट है, इसका मतलब कोई भी हो सकती है। तो जब कोई भी हो ना तो उसको बोलते हैं एडहॉक। तो ऐसे नेटवर्क को कहते हैं एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क ये है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज, किसी भी वक्त किसी के साथ कनेक्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं एडहॉक नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तो में तो आपको पता होता है कि पहले से कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड होंगी। तो वायरलेस लैन जो है वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क की एक एडवांस फॉर्म है। अच्छा ये जो पैन है, पैन तो एक घर की हद तक होता है। मतलब मेरे आपके घर में आपने अपने टीवी को, अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, प्रिंटर को, मोबाइल फोन को आपस में कनेक्ट किया हुआ, तो पैन इज जस्ट लिमिटेड टू योर स्मॉल ऑफिस और योर होम पर्सनल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क भी ये नहीं है, क्योंकि तो ये जब भी डायनामिकली कनेक्टेड रिमोट डिवाइस रहेंगे तो वो एडहॉक नेटवर्क आता है। आगे चलो 63। In final acceptance testing, Dash focuses on documented specifications and technology employed. It verifies that the application works as documented by testing the logical design and the technology itself. क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, क्योंकि इसमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों की बात हो रही है। इंटरफेस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी। पायलट टेस्टिंग ये होती है कि वो तो आप एक स्मॉल लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। यूजर एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आप उसको यूजर एक्सेप्टेड क्राइटेरिया के अगेंस्ट एवेलुएट कर रहे हैं, तो वो तो ये है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी। आगे पढ़ो। Capacity planning and monitoring includes Dash element, which emphasizes system for actual or expected workload on the basis of analyzed and interpreted monitoring data. Is monitoring ही आएगा सर कैपेसिटी इसका, इसको प्लानिंग भी बताइएगा. मॉनिटरिंग, ये तो मुझे जरा पढ़ लूँ। कैपेसिटी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एलिमेंट्स, तो नहीं हो सकता, मॉडलिंग एलिमेंट्स भी नहीं होगा। कैपेसिटी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इंक्लूड्स डैश एलिमेंट विच ऑप्टिमाइज। ओके
वो एलिमेंट जो ऑप्टिमाइज करे, हमने अब इसको पकड़ना है, वो एलिमेंट जो ऑप्टिमाइज करे। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, ऑप्टिमाइज का मतलब बेहतर करना। तो ऑप्टिमाइज के लिए डेवलपमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता, मॉडलिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का मतलब है कि वो बन रही है, मॉडलिंग का मतलब है वो डिजाइन हो रही है, मॉनिटरिंग का मतलब है वो यूज हो रही है, और ट्यूनिंग का मतलब है कि हम बेहतर करना है। जी सर, ट्यूनिंग। तो जी इट्स ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मतलब ऑप्टिमाइजेशन होता है, ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। जी यस, सर। आगे चलो। Entity relationship diagrams includes a or and dash relationship, which means each course may have many sections but could have none. कौन सा हुआ ये? सर एक मिनट इसके ऑप्शंस देख लो। सर इसमें आएगा Each ऑप्शन section 1 to may many। have many but could not have none। many है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो जी 1 to 1 तो हो नहीं सकता, 1 to many भी नहीं हो सकता, many to many भी नहीं हो सकता, ऑप्शनल 1 1 to to many। 1 to many भी ठीक है और ऑप्शनल 1 to many भी ठीक है। और may have sections but could have none। ओके ओके सॉरी, could have none। could have none का मतलब जीरो हो सकता है। तो ऑप्शनल 1 to many, ऑप्शनल 1 to many का मतलब होता है कि जीरो भी हो सकता है। तो यस, could have none का मतलब जीरो है। तो ऑप्शनल 1 to many इज, और लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी है। 1 to many का मतलब है जीरो नहीं हो सकता, ऑप्शनल 1 to many का मतलब है जीरो होता है। तो could have none मतलब जीरो हो सकता है। आगे बढ़ो। dash is a data communication network with dedicated secure lines or to which error detection. Database assess large पहले storage मुझे ये बताओ, ये capacity। फायदा होगा सबको, ये नहीं हो रहा कुछ, या मैं टॉपिक बता दूं? Sorry? Sorry sir? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर मुझे तो कह रहा हूँ कुछ फायदा कुछ हो में रहा है प्रॉब्लम पढ़ने था से, वो। एमसीक्यूज हमें सर मुझे तो जिनमें प्रॉब्लम था वो क्लियर हो रहे हैं। मैं आपको मतलब डायरेक्टली बोल रही हूँ किसका मुझे नहीं पता। सर बहुत फायदा हो रहा है ठीक है, इससे, ठीक बाकी है लोग यानी क्या कि। ओपिनियन है? मतलब हम ये कर रहे हैं ना एक्सरसाइज। जी सर। अब्दुल्ला, करते रहने चाहिए, फायदा तो हो रहा है। काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो वो नहीं पढ़े पहले, तो वो आप लिखवाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं किए मेरे। गुड। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल्ला, कुछ अफाका हो रहा है? जी सर, सही है, समझ आ रही है इस तरह। ओके ओके, मैं इसलिए पूछना सबका ओपिनियन ले रहा हूँ ताकि ये ना हो कि कोई समझे कि अभी हम ये कहीं टाइम यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा। तो उमर आज क्यों खामोश है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सादिया, वालेकुम सलाम, किधर है भाई? सर खामोश है आपने आज तो। तो यार मुझे मुझे तो असल में लिस्ट इतनी बड़ी होती, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो वो रेज हैंड कर दिया करो तुम लोग। जी सर। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है सबसे बड़ी बात क्वेश्चन सेंस समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है, गुड। सर इसके जरिए से एक और चीज हो रही है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड जी कैसे करना सबूत है जब वाले। हम पेपर के लिए भी बैठे हुए होंगे। जी सर बिल्कुल समझ आ रहा है जी। ओके, किसने सवाल पूछा भी है? किसकी आवाज नहीं? तहरीम आप पूछ रही हैं? जी सर। क्या कह रही हैं? आवाज नहीं है आपकी। सर मैं कह रही थी कि इससे एक और चीज तो मुझे लग रहा है बहुत फायदा है, वो ये कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किस तरह करना है, क्योंकि अक्सर हाँ होता ये है जरूर ग्रुप में बिल्कुल। बैठ के हम क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। ये वो हमारी क्लास में कौन, तो आप थी जिनकी ऑडिट की फॉर्म में, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ। जी सर। या तो मुझे अपना नाम तो बताओ उसका, ऑडिट फॉर्म का, फिर मैं तुमको ऑडिट भेज दूंगा। सर फूड सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट्स हैं लेकिन। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, ये नाम बताओ आगे मुझे। पेस्ट्रॉनिक्स, PESTRONIX। ओके, कराची में ये? एंड सब
पेस्ट्रॉनिक सर्विसेज। ठीक है, नहीं कराची में ना? सर हेड ऑफिस कराची में, लेकिन सर्विसेज हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा कोयटा, ऑडिट लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। सबसे ज्यादा सर कराची, हैदराबाद, कोयटा और कुछ लाहौर में होते हैं। तो कितने मेंबर हो तुम लोग? कितनी टीम है? जी कितनी टीम है? सर ये फैमिली बिजनेस की तरह है, तो उनका कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो कि आपको तनख्वाह मिलती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो? सर नहीं, मुझे सैलरी कोई फिक्स नहीं है मेरी। माशाल्लाह, मतलब शेयर होल्डर हो? हाँ, बस सही जो बताओ। अब्बा दे दें वाला मामला है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो जरा थोड़ा सा बताओ इन लोगों को कि ये ऑडिट का कैसा बिजनेस है। पहले तो मुझे ये, तुम्हें तो सबसे पहले अच्छी बात है ये बताओ कि मुझे कराची में और इस्लामाबाद में सबसे अच्छा होटल कौन सा है। ये तो अच्छी बात है, हर होटल में जाती हूँ सबसे पहले खाना खिलाता हूँ मैं, कि खाए भाई अच्छा, और सबसे बेहतरीन खाना सर बनाता हूँ। होटल्स नहीं होते, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, फूड से रिलेटेड जो लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं उसमें भी होता है। सर इस्लामाबाद में सब अच्छा है, बस मुझे सेवर नहीं अच्छा लगता। माशाल्लाह, ये मत बोलना वरना इस्लामाबाद में दाखिला मना कर देंगे लोग यहाँ पे। अच्छा सर चलो बिल्कुल अच्छी नहीं। बात है। और सर बॉडीज है इसी तरह, जैसे हम अकाउंट्स में हमारी बॉडीज हैं, अब जो आईटी से रिलेटेड हम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में किस चीज का ऑडिट किया है? किस चीज का ऑडिट किया तुमने? सर मैं तो नहीं जाती, मैं तो पीछे ऑफिस में, जैसे हमारी सर्टिफिकेशन वगैरह है ना, वो कंपनी के नाम पे जो होती हैं, तो मैं उसमें ज्यादा हेल्प आउट करती हूँ। ये अकाउंट्स में मैं ज्यादा होती हूँ क्योंकि मेरी अकाउंट से रिलेटेड फील्ड है। तो मैं भी सोच रहा हूँ अपनी फॉर्म बना लूँ। I'm sorry सर sir बना लें। for interrupting लेकिन ना हाँ। it's an emergency और I have to go। मतलब मैं क्लास मतलब लीव कर रही हूँ सर, थोड़ा कुछ ओके इमरजेंसी हो गया। ओके, अल्लाह ताला खैर करे। सर दूसरा मैं एक और चीज बोल रही थी, मेरे हस्बैंड आपकी फील्ड से हैं, साइबर सिक्योरिटी। मुझे नहीं पता आपकी फील्ड साइबर सिक्योरिटी की यानी कि उनकी है। हाँ, मैं साइबर तो जब मैं सिक्योरिटी। पढ़ी होती हूँ तो आप भी, हाँ सर वो भी वही है मेरे हस्बैंड। तो सर वो अक्सर मैं क्लास ले रही होती हूँ, कभी वो सुनते हैं तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हें इतने अच्छे टीचर मिले, क्योंकि हमें इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे। अच्छा, मैंने कहा तुम मेरी लड़ाई करा दोगे भाई, ये देखो ये आई तो वो भी ऑडिटर है। सर हाँ, हाँ मतलब कहाँ पे ऑडिटर है? PwC में होते हैं, वो सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट है। वाह, वेरी गुड। तो फिर तो उनको हमें गेस्ट लेक्चर के तौर पर बुलाना चाहिए था। ISU किया उन्होंने? नहीं सर, वो आपसे तो काफी जूनियर ही होंगे। नहीं नहीं, मैं मतलब मैं 50 साल पता के नहीं तो सर, नहीं। बहुत सारी चीजें की। अच्छा, सर मतलब मुझे ये पता है कि वो ज्यादा एज। ISU किया ना उन्होंने? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी उनकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट, उसमें तो अभी एक ऐसा आया MIS जिसमें मुझे उनकी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मुझे उनकी फील्ड का ज्यादा पता नहीं है। नहीं नहीं, PwC के अंदर, KPMG के अंदर, डिलॉयट के अंदर बकायदा ये लोग इनका पूरा IT रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट ओपन हुआ है। और PwC में तो खैर काफ़ी अच्छी जगहों से, वो PwC पाकिस्तान चैप्टर में। जी सर। ओके, PwC की सब इनके यहाँ बड़ा अच्छा अच्छा टूल्स हैं, और बल्कि उनके यहाँ तो बॉडी टूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से उन्होंने अपने टूल्स ही डेवलप किए हैं कस्टमाइज यस सर, रिस्क ऐसा ही है। तो मोस्टली ये लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न, और ये PwC चूँकि फाइनेंशियल फर्म्स में जाती है तो उनकी रिस्क ऑडिटिंग भी ये लोग कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि अगेन मैंने आपको बताया कि ऑडिट चार्टर में ऑडिटर्स को ये नहीं कहा जाता कि भाई आपने सिस्टम को ऑन हैंड्स लेना है, तो इसलिए फिर हाँ कभी फॉरेंसिक करना पड़ जाए तो शायद ऑडिट टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बट एनी हाउ, और कोई चीज़ बताना चाहो ऑडिट के हवाले से इन लोगों बाकी सबको, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म ताकि उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो। मतलब होता है ना, मुझे तो चलो ये लोग सभी सुन रहे हैं कई अरसे से, आप तो इस बिजनेस के अंदर हो, और कुछ प्रोस्पेक्ट्स बताओ। सर एक चीज है कि जो हम अक्सर लोग कहते हैं कि जब डिग्रीज हैं तो सर्टिफिकेशंस की तरफ क्यों जा रहे हैं, बट मैं ये कहूँगी कि सर्टिफिकेशंस बहुत हेल्प करती हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप इंटरनेशनली आपको अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी।
मतलब अब ऐसे ये नहीं, लोगों को लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, क्या जरूरत है, अक्सर यही चीजें मिलती हैं। जैसे मेरी फील्ड दो अलग है, काम अलग है, लेकिन मैं अकाउंट्स में आ गई हूँ। आईसीए में ऐसे भी एक सर्टिफिकेट है, तो ये होता है कि जब मास्टर साथ है तो सर्टिफिकेट्स, लेकिन सर्टिफिकेट्स करते रहने चाहिए। इवन बिल्कुल अगर हम अभी आईसीए में कर रहे हैं तो हमें अगर हम सीजा कर सकते हैं तो सीजा के लिए हमें जाना चाहिए, जो बिल्कुल भी बिल्कुल सुन रहे हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल इंशाल्लाह मैंने प्लान किया है, क्योंकि आपने जो पढ़ाया है और सीसा की अगर आप वो पूरा हम रिव्यू मैनुअल उठाएं तो वो बहुत हेल्प आउट करता है। तो एडवांटेज लेना चाहिए चीजों का बस। मैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। मेरी कोशिश, मैंने शुरू से, मैंने पहले दिन भी ये बोला था कि मैं बेसिकली एमआईएस नहीं पढ़ा रहा, मैं सीधा को फोकस करता हूँ। ऑल दो मैं सीधा की ट्रेनिंग भी देता हूँ, ऑफिशियल ट्रेनिंग भी है, लेकिन यूँ समझो कि अभी मैंने आपको सीधा का, आप सब लोगों को तकरीबन मैंने सीधा का, अगर मैं मिनिमम कहूँ तो मैंने आपको तकरीबन 38 to 44% आपको मैंने सीधा करा दिया, 30 to 44% करा दिया मैंने आप लोगों को। बाकी इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो स्कोप से बाहर है, लेकिन ये है कि आपको मैंने एटलीस्ट टच हर चीज़ का दी है। आप लोग कल को अगर सीधा खुद पढ़ना भी चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉबेबली कोई डेडिकेशन के साथ करना चाहेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा क्लेम है। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, और सीधा जो है कोशिश ये करना कि ये डम से नहीं होता, ये पढ़ने से डम्स होते हैं क्योंकि हमें बने बनाए सवाल मिल जाते हैं। तो सीधा इस सीधा का जब भी टेस्ट होता है तो इस बात को इंश्योर किया जाता है कि पिछले 3 से 5 साल में जो सवाल आए हैं वो उनमें से एक सवाल भी रिपीट ना हो, ये उनका एक क्वालिटी चेक है। तो इसलिए डम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, चाहे टाइम की हो चाहे पैसों की हो, ये फ्रूटफुल नहीं है। तो मैंने आपको अपना मैंने एक्सपीरियंस बताया था, शायद बताया नहीं बताया, कि मैंने खुद सबसे पहले मैंने पैसे जमा कराए और फिर मैंने 4 महीने का टारगेट रखा कि मैंने इसको बस खत्म कर। तो मैंने इतना पढ़ा, इतनी दफ़ा सीधा पढ़ा, ये बेसिकली मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पहले की बात। अब तो खैर प्रैक्टिकल इतना हो गया तो उतना मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इतना पढ़ा कि मुझे ये याद हो गया था कि कौन से पेज के ऊपर कौन सा टॉपिक आता है, तो या यहाँ लाइन के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई। इतनी दफ़ा जब आप पढ़ते हैं ना चीज़ों को, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम ये पढ़ा रहा था तो आईसीएमए में ही मुझसे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये मैंने किया क्यों। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप जो है वो पहले ये स्टेज 6 में हुआ करता था, उस वक्त जो लोग थे स्टेज 6 में वो मुझसे भी सीनियर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि आप विदाउट सीसा सर्टिफाइड हैं और हमें सीसा पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ बात काफ़ी पुरानी। तो फिर मुझे हुआ कि बात लॉजिकल है, बजाय से कि मैं उसके ऊपर गुस्सा करूँ या बात करूँ। तो मैंने उनको फिर ये जवाब दिया, मुझे आज भी याद है कि आई सेड टू हिम कि जी आई विल। और फिर मैंने 1 साल के अंदर अंदर उसको कंप्लीट किया। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात, तो मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि बाज़ औक़ात एक चीज़, अब वो उनका वो कमेंट पूरी क्लास में शायद अगर मैं उसको नेगेटिव लेता तो बहुत नेगेटिव था कि, लेकिन लॉजिकल भी था, और मैंने उसको पॉजिटिव लिया, उसको मैंने चैलेंज दिया और आई एक्सेप्टेड दैट थिंग। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई। सर तो बेसिकली किसी टीचर को ऐसे कहना किसी स्टूडेंट का बनता नहीं है, और नहीं नहीं मेरे तो ख्याल में ये लॉजिकल भी नहीं था और ना ही ये बनता था कहना, क्योंकि नहीं, मैं आपको टीचर बताऊँ जैसा उसकी भी। वजह बताऊँ, उसकी वजह बताऊँ। जब मैं स्टेज 6 पढ़ाता था ना, स्टेज 6 जो है उसमें, ये मैं बात कर रहा हूँ, अब तो खैर बहुत ज़्यादा आईसीएमए का पासिंग क्राइटेरिया क्या कहना चाहिए, स्ट्रिक्ट उतना नहीं रहा। पहले तो 10-10 साल, 15-15 साल से लोग एफसीएम एसीएम में कर रहे होते थे। तो वो मेरा पहला दूसरा सेशन था, और वो उसमें आधी क्लास जो थी वो उस वक्त की बैंकिंग इंडस्ट्री की लॉट थी। तो ही वॉज, वो सब प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल गवर्नमेंट था, और मैं उस सब प्रैक्टिशनर नहीं था, मैं उस वक्त टीचर था। तो टीचर और प्रैक्टिशनर में बड़ा फ़र्क होता है। अगर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो आपके पास तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर पढ़ा रहे होते हैं। अब मैं इस पूरे 90 घंटे में शायद जितने भी मैंने आपको पढ़ा है, मैंने शायद ही कभी किताब खोल के देखी हो कि हाँ ये पढ़ा है। मुझे ये भी, मतलब ये भी नहीं होता कि आप पढ़ लो, पढ़ता मैं रहता हूँ, लेकिन ये है कि अब एक तो इतनी रिपीटिशन हो गई, इतनी चीज़ हो गई है और एक्सपीरियंस हो गया, हर चीज़ हम हैंड्स ऑन देख रहे होते हैं। तो
उस वक्त लेकिन वो चैलेंज, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि चीज़ें जो है बाजू का आप हर चीज़ को लाइफ में पॉजिटिव लें। कोई कमेंट कर रहा है तो आप उसको सोचें कि वो क्यों कर रहा है, बजाय इसके कि ये सोचें कि इसने मुझे क्यों कहा। तो डेफिनेटली कोई चीज़ थी जो कि प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो इन्होंने कहा अभी तहरीम ने कि ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं तो आप लोगों को यही कहता हूँ कि ICMA का सब लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस सर्टिफिकेशन में, इस कोर्स के थ्रू आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का एक्सपोजर मिला। आप अगर इसके एक्सक्यूज मी यूट्यूब सर। करके, जी सादिया। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जैसे हम लोग हैं जिन्होंने कभी CS नहीं पढ़ी, कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब अभी ये पढ़ रहे हैं IT को, क्या हम लोग भी आगे सीधा कर सकते हैं? अब आपको लगता नहीं है इतना कुछ कराने के बाद? नहीं सर, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि कर क्या सकते उनकी हैं, कोई कर सकते रिक्वायरमेंट ऐसी तो नहीं है जिसमें मतलब हैं। बैकग्राउंड भी ऐसा होना चाहिए? नो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, बस कंप्यूटर साइंस वाले रह जाते हैं। ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू। एंड सर हमारी फील्ड हट नहीं जाएगी, यानी कि हमारी फील्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अगर में। आप नहीं, अगर आप अकाउंट्स में रहते हुए अकाउंट्स में फर्दर अपना डोमेन बना लेते हो ऑडिट, जी सर। ठीक है, या आपने ऑडिटर बनना है और फिर आप ऑडिटर बनकर ये भी हासिल कर लेते हो, तो ये तो बेसिकली इट्स एन एडिशनल बेनिफिट, इट्स अ प्लैटिनम बोनस। सर आपको लगता है कि जो ऑडिटर है यानी कि वो एक सदाबहार चीज है, यानी कि वो रहेगी? हालांकि अकाउंटिंग प्रोफेशन में काफी ऑटोमेशन आ गई है और ये भाई मैं कह रहे आपको हैं एक चीज कि बताऊं, अब फाइनेंशियल ऑडिटर खत्म हो सकता है, जी सर। IT ऑडिटर खत्म नहीं होगा। जी सर, वही एग्जैक्टली यही बात करने लगा था। सर तो लॉकडाउन के अंदर आई थिंक सबका ऑफिस बंद सब बंद था, लेकिन आप लोग काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ आपको। चलो पहले मैं ओपन कर लूँ फिर दिखाता हूँ। तहरीम आपको ऑफिस का है कराची में? सर गुलशन इकबाल। और इस्लामाबाद में? अच्छा, ये लिंक्स की बेसिस पे होता है? सर इस्लामाबाद में ऑपरेशनल ऑफिसेज नहीं है क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये देख रहे हो जब टीम सामने? रिक्वायर्ड होती है तो यहाँ से। सर हमारा ना सर स्क्रीन शेयर अभी चेंज नहीं हुई है स्क्रीन। बोले बिना बोले। आप क्या कह रही थी इस्लामाबाद का? कहती हूँ कि तो फिर सर किसी भी शहर में जो हमारा ऑपरेशनल ऑफिस है ना वो कराची से है, और एक इंशाल्लाह लाहौर में हम ओपन करने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, तो जो भी कस्टमर आता है, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो फिर यहाँ से टीम चली जाती है। राइट। अब आप ये देखें कि ये मैं आपको ग्राफ शो कर रहा हूँ। ग्राफ शो दिख रहे हैं? जी सर। ये एक IT कंपनी है, कराची बेस्ड कंपनी है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। ये देखो इसका ग्राफ, ये शेयर कैपिटल है। अभी हमें लोगों का अंदाजा नहीं IT का, मतलब कंपनी की इकोनॉमी को रिवाइव करने की बैकबोन हो सकती है। ये देख रहे हो, ये 2000 फरवरी 18 शेयर वैल्यू क्या थी? 86। सी द ग्राफ,
जी सर शो हो रहा है। See the graph. And today it is 468. 1 year के अंदर 261% रेवेन्यू, 261% ग्रोथ है। सर ये पाकिस्तानी कंपनी है? जी जी, सब पाकिस्तान बेस्ड कंपनी। सर बेसिकली ये प्राइस इनकी डाउन हो रही है पिछले कुछ दिनों से। कौन कह रहा है? सर ये साइड पे जो रेड है ये प्राइस का ही नहीं है जो डाउन में जा ये रहा है? जी सर। ये आज का है, सिर्फ आज का। ये देख लो, सिर्फ आज के दिन ये 7 रुपए नहीं चाहिए। वो ये तो नीचे अप एंड डाउन तो चलता है, इट्स नेचुरल। जी सर। चलो बस यही दिखाना था तुम, वापस चलते हैं। सर वैसे आपकी स्क्रीन में पहली बार मैंने जिंदगी में इतने टैब्स खोले हुए देखे। क्या कह रहे हो? जिंदगी में पहली बार एक क्रोम के ऊपर इतने ज्यादा टैब्स खोले हुए देखे। हाँ, मैं इसलिए खोल नहीं रहा था। रीजन ये है कि बहुत मल्टीटास्किंग हो रही होती है। और ये एक टैब पे नहीं है, ऐसी 3 विंडोज खुली हुई है क्रोम की। ओह माय गॉडनेस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चलें, यहाँ से पढ़ें आप। उमर पढ़ो। जी सर। डैश इज अ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। सर नहीं, कम्युनिकेशन नेटवर्क तो हमने कर लिया ना, ये तो हमने पढ़ लिया। सर ये कर नहीं 66। लिया? अच्छा, पढ़ो नो सही सर, ये कर रहे थे। ओके पढ़ो। Dash is a data communication network with dedicated secure lines or to which error detection, database access, large storage capacity, protocol conversion, and others such features have been added. डेडिकेटेड सिक्योर लाइन है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं हो सकता, कैंपस एरिया नेटवर्क कोई चीज़ नहीं होती, वीपीएन हो सकता है या वैल्यू एडिड नेटवर्क है। ओके, डेडिकेटेड सिक्योर लाइंस हैं लेकिन उसमें एरर डिटेक्शन है। अच्छा, डेटाबेस एक्सेस है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, प्रोटोकॉल कन्वर्जन है। तो हम वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं बेसिकली, इट्स नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन, तो इसलिए इसको कहेंगे वैल्यू एडिड नेटवर्क। हाँ, अगर ये डेडिकेटेड लाइंस होती हैं सिर्फ फॉर कनेक्टिविटी तो हम उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। Dash is a management technique that assures stakeholders, customers, and other parties that the internal control system of the organization is reliable. ओके, ये क्या है? CSA, क्योंकि कैट तो बेसिकली ये श्योर नहीं कहती, कैट तो ऑडिट में इंश्योरिटी देती है। मैंने बताया था ना CSA क्या है, कि लोगों को इस बात की तालीम दो कि वो क्या करें, कि वो ओनरशिप लें, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें और खुद से ठीक काम करें। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो यही बेनिफिट्स होंगे, तो ये CSA है। आगे चलो, 68। Which one of the following would allow a company to extend its enterprise internet across the internet to its business partners? ये कौन डायल अप तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि तो पुराना हो गया। क्लाइंट सर्वर भी नहीं है, तो ये VPN ही है। मैंने बताया था ना कि इंट्रानेट में और एक्सट्रानेट में प्रॉब्लम क्या होता है कि डेडिकेटेड लाइन सबको खुद फिजिकली इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो जब हम एंटरप्राइज इंटरनेट को आगे बढ़ा देते हैं तो वो एक्स्ट्रा नेट हो जाता है, ये वो VPN हो जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे चलो, 69। Dash is a framework of policies, procedures, guidelines, and associated resources to establish, implement, operate, monitor, सिंपल review, है, maintain, and ISMS। improve information security for all types of ओके, organizations. ISMS। अच्छा, अगर सवाल आता इससे रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, तो ये कॉबिट होता, और अगर सवाल होता IT सर्विस डिलीवरी से तो वो ITIL होता। और ISO 9000 तो पूरी एक फैमिली है। सर गवर्नेंस के लिए कॉबिट और ITIL के लिए? गवर्नेंस के लिए कॉबिट है, ITIL IT सर्विसेज डिलीवरी एंड मैनेजमेंट के लिए, ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। आगे चलो,
जी सर। In cloud computing service model, Dash is used to deploy onto the cloud. हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। Okay, in cloud computing service model, Dash is used to deploy onto the cloud infrastructure customer created or required applications created using programming. तो जब हम क्लाउड के ऊपर प्रोग्रामिंग करने के लिए सर्विस टूल्स लेते हैं तो वो ना वो क्या कहलाता है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहलाता है। ये तो मैंने बताया था। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी एज अ सर्विस तो ऑप्शन ही गलत है, ऊपर वाले 3 हो सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर तो ये है कि सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब यहाँ ये बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए टूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं क्लाउड के ऊपर, तो फिर वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। आगे चलते हैं। 71 क्या है? Telecom company decide to purchase a software package instead of developing it. In such a case, the design and development phase of a traditional SDLC would be replaced with selection and configuration. ये सवाल रिपीट हुआ है, ये पहले आ चुका था। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं तो फिर सिलेक्शन कॉन्फ़िगरेशन पहले हमें करनी पड़ती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72। जी उमर। सो इनका कनेक्शन का मसला होता है, मैं रीड कर लेता हूँ। पढ़ो। A B2C e-commerce website, as per of its information security program, wants to monitor, detect, and prevent hacking activities and alert the system administrators when suspicious activities occur. Which of the following network infrastructure components could be used for this purpose? ये फायरवॉल नहीं हो सकता, राउटर तो ये काम ही नहीं करता, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन डाटा सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये IDS। 73। In DSS, blank summarizes an expert's view of an area of knowledge in terms of facts and rules. Apply the fact and rules to a particular situation to help someone else decide what to do. ये तो एक्सपर्ट सिस्टम है, सिंपल है। 74। Blank addresses the somewhat broader type of planning, controlling and scheduling pre-sales and post-sales activities. ओके, जब प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स की बात आ गई तो ये तो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सर वो 73 MCQs में जो OLAP एक दिया हुआ था, OLAP। OLAP ये होता है कि जब हम डाटा वेयर हाउस के ऊपर ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग करते हैं तो फिर वो OLAP कहलाता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। हाँ जी, जब हम किसी भी डाटा वेयर हाउस के ऊपर ना डिफरेंट लोकेशन से, रिमोट लोकेशन से ऑनलाइन एनालिसिस करें तो फिर उसको OLAP कहते हैं। ओके सर। हाँ जी, कौन सा सवाल कर रहे थे? 75। So blank are used when the precise requirements are difficult to visualize and define because an existing business process must be changed substantially, or because a proposed business process in a new situation has never been used, as happens in new e-commerce applications. ओके, ये इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारी रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी ना हो तो फिर हमेशा हम प्रोटोटाइप बनवाते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, पहले जुमले को देखें, व्हेन द प्रीसाइज रिक्वायरमेंट्स आर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, समझने में मुश्किल हो तो प्रोटोटाइप है। ओके, यहाँ हम रुकते हैं, कल बाकी हम 25 करेंगे। लेकिन यहाँ से एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये सब कराने का मकसद ये है कि जब भी पेपर में सवाल आए तो आपने 2 से 3 बार गौर से पढ़ना है पेपर के सवालात को, और फिर ये जज करना है कि कौन सा नहीं है, फिल्टर करते जाना, और कौन सा हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करते जाएं, कौन सा नहीं हो सकता उसको नेगेट करते जाएं, जो आखिर में बन जाए उसमें से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढें, एंड होपफुली इंशाल्लाह आप वी विल हैव वेरी गुड मार्क्स। तो ये हमने कर लिए हैं, बाकी 25 रह गए। अगर आप कोशिश करें, कल भी मेरी क्लास है, कल एक क्लास है मेरी और एक पर्सनल क्लास है। तो कल की जो क्लास है, कल ट्यूसडे की 8 बजे क्लास है, कल मैं 1 घंटे की क्लास लूँगा, 1 से 1.5 घंटे की, 8 से 9:30 के करीब। तो कल हम कोशिश करेंगे ये वाइंड अप करें, और फिर वेडनेसडे कोई क्लास में लूँगा 6 बजे से 9 बजे तक। उस दिन जिसकी जो क्यूरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप उस दिन कोशिश करें कि पढ़ के आएँ जो भी चीज़ें, जो सवाल आते हैं, फिर मैं हर एक के 1 बाय 1 क्वेश्चन के आंसर्स करूँगा।
ठीक है, तो कल मैंने ये कंक्लूड करना है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने आपसे थोड़ा सा ये क्लियर करना था, आपने जो एमसीक्यूज का कहा था आप वही एमसीक्यूज करवा रहे हैं या इसके अलावा है वो कोई? कौन से वाले? सर नहीं, आपने मैं कहा वही था करा ना। रहा हूँ, मैं वही करा रहा हूँ, मैं वही करा रहा हूँ, मैं वही करा रहा ठीक हूँ। हो गया, थैंक यू हाँ, थैंक यू। लेकिन एक हमारा टेम्परामेंट हो गया है, तो सीजा के कुछ हैं वो मैं देखूंगा, अगर टाइम मिला तो वो करा दूंगा, वरना मैं आपसे शेयर कर लूंगा, तो आप वो कर लीजिएगा। आप एमसीक्यू तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। अब ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। बासिम हेलो सर। जी जी सर वो फ्राइडे को जो आपने क्लास ली थी वो पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई है। हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग के इश्यूज थे, बिल्कुल, देयर वर सम इश्यूज। सैटरडे को भी इशू थे, फ्राइडे को भी इशू था। हाँ सर, वो कनेक्ट नहीं हो पाया था मैं तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग देयर करने इज इशू, बिल्कुल इशू सर इज वो रिपोर्टेड। अच्छा सर, अब नहीं आएगी मतलब नहीं पोर्टल? नहीं, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई प्रॉपरली। ठीक ठीक है। आप लोग पढ़ के आइए, कोशिश करें कि 2 से 3 आप समझें कि आपका वेडनेसडे को पेपर है। अब उसको गोल बना के आपने 1-2 दिनों में जितनी भी तैयारी कर सकते हैं करें, एग्रेसिव बेसिस पे, और फिर मुझसे सवाल पूछिएगा। जी जी सर। उमर, कोई सवाल? नो सर। ओके, चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। बासिम, अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बासिम, आर यू हियर? चलें ठीक है, बहरहाल आई एम लीविंग, अल्लाह हाफिज़। कल क्लास है 8 बजे, 7:45 तक कोशिश कीजिएगा, मैं कह दूंगा बासिम को कि वो लिंक शेयर कर देंगे। प्रॉबेबली 7:45 तो खैर नहीं, 8 और 8-10 के दरमियान में आई विल बी एबल टू ज्वाइन। मेरी मीटिंग है तो उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह, और फिर वेडनेसडे को हम 6 to 9 करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कल 8 से 8-10 के दरमियान में ज्वाइन करूँगा, अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो वेट फॉर मी, आई विल कम इंशाल्लाह। तो मेरी मीटिंग जैसे खत्म होगी तो आई विल ज्वाइन यू पीपल। ओके, अल्लाह हाफिज़।